बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 खबरें जो आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, उस पर बात करते हैं। और जजिस का खत मामला वहीं से शुरू हुआ और अब एक और जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल गया है और बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। और बिल्ला थैले से बाहर यूं आया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की हुकूमत के साथ जो मुकमुका की खबरें हैं, अब उनको तकवीयत मिल रही है। और ये मैंने आपको 2 महीने से मुसलसल बता रहा हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बेसबब नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ मामलात कब से तय हुए हैं, वो आज साबित हो गया है। और अब बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से ये खबर लीक कर दी गई है कि काजी फाइज ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है और आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और अब जरा थोड़े से ताने बाने मिला लें, जजिस का खत उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। और जजिस के खत पे कार्रवाई करने के बजाय एक रिटायर्ड जज जो हैं उनको मुकर्रर कर दिया गया है और उनको कमीशन के तौर पे वो काम करेंगे। इंक्वायरी कमीशन के तौर पे एक रिटायर्ड जज को मुकर्रर कर दिया गया है। जरा पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि आपस में सारी खबरें जुड़ी हुई हैं और मकसद एक ही है। मकसद ये है कि मैं आपको ओहदा दूंगा, आप मुझे ओहदा देंगे और फिर जब मुझे ओहदा मिल जाएगा फिर मैं आपके ओहदे की और आपके टेन्योर की हिफाजत करूंगा, फिर मैं आपके टेन्योर को बढ़ाऊंगा, तो फिर आप हम सब मिलके तीनों मिलकर खेलेंगे। तो ये जो तीनों मिलकर खेलने का खेल है वो शुरू हुआ चाहता है। पहले से पता था लंदन अकॉर्ड क्या है, लंदन प्लान क्या है, और लंदन प्लान की एक एक जुजियात खुल रही हैं। बहरहाल तरतीब से चलते हैं जी। सबसे पहले कमीशन की तरफ आते हैं। कमीशन बना दिया गया है। कमीशन बनाया गया है तसद्दुक जिलानी साहब, इंतहाई बुजुर्ग जज हैं और चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं तो उस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले तसद्दुक जिलानी साहब की रिश्तेदारियां। तसद्दुक जिलानी साहब की रिश्तेदारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत गहरी हैं और मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी इनडायरेक्टली बहुत गहरी हैं। और वो हमेशा नवाज शरीफ साहब के, शरीफ फैमिली के और जरदारी एंड भुट्टो फैमिली के बहुत करीब रहे हैं। तसद्दुक जिलानी साहब निगरान जो वजीर खारजा थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक अमेरिका में सफीर जनाब अब्बास जिलानी साहब, उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। सैयद यूसुफज़ा गिलानी साहब के करीबी अजीज हैं। तसद्दुक जिलानी साहब चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए और उनका नाम पहले भी कई दफा मुख्तलिफ ओहदों के लिए आ चुका, लेकिन जो आखिरी उन्होंने काम किया था उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मेंबर के तौर पे मुकर्रर किया गया था और मुकदमा था कुलभूषण यादव का और पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन मुकदमा था। लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब वो गए वहां पे, लेकिन वहां पे जाके वो बीमार हो गए थे और उन्होंने पूरी हियरिंग में शिरकत नहीं की थी और इस तरीके से वो जो मुकदमा आया, उसका फैसला आया, तसद्दुक जिलानी साहब उसमें शरीक ना हो सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हुई उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत ख़राब थी या वजह कोई और थी, ये बाद में पता चलेगा। अभी तक आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। इंतहाई शरीफ हैं, नफीस आदमी हैं, लेकिन वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं और प्रो गवर्नमेंट समझे जाते हैं और वो हैं, और वो किसी किस्म की कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते कि जिसके बाद उनसे ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत बड़ा कानून और आइन की बालादस्ती के लिए या अदलिया की आज़ादी के लिए कोई ऐसा कदम उठा देंगे कि जिसके बाद आप सुकून से सोच सकेंगे। ऐसा नहीं है और इसीलिए उनको ये मुकर्रर किया गया है। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि उस कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि हाजिर सर्विस जजिस के बारे में रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इसकी इंक्वायरी करे। हाजिर सर्विस 6 जजेस हैं। जजिस का मामला सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखती है, इसके अलावा कोई और नहीं देख सकता और ये वाहिद मामला है जिसको ये कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मेजॉरिटी हासिल नहीं है।
वहां पे वो फैसला नहीं कर पा सकेंगे, क्योंकि वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट मौजूद हैं। और फिर इसके साथ साथ एक और जस्टिस आमिर फारूक उसमें बैठ नहीं सकते और फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाना पड़ेगा। लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब खौफजदा हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया तो उन्होंने ये मामला रेफर कर देना है 184(3) के तहत पिटीशन में, और अगर वो 184(3) के तहत सो मोटो नोटिस की तरफ चला गया तो फिर मामला चला जाएगा ओपन कोर्ट में, और अगर ओपन कोर्ट में गया ये मामला तो फिर ओपन कोर्ट में सारे मामला खुल जाएंगे और 6 ऑनरेबल जजेस की जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से होने वाली मुलाकात है उसके मुंदरजात भी खुल जाएंगे। और उसके बाद मजीद ये कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑनरेबल 6 जजेस को घर पर अफ्तार डिनर पे बुलाया और उनको राम करने की कोशिश की, वो सारे राज भी खुल जाएंगे। इसलिए ये एक रुकनी कमीशन बना के इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले को दबाया जाएगा, और दबाए इसलिए कि इस इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करनी है फेडरल गवर्नमेंट को, और वो एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट के किस हिस्से में अमल करना है, किस पे नहीं करना, कैसे करना है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फॉर्म 47 की सरकार फैसला करेगी। लिहाजा इसीलिए फौरी तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है, वकला ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन जो ग्रुप है जो कि लाइक माइंडेड ग्रुप है, हुकूमती साइड का ग्रुप है, और जो ओहदेदार बैठे हैं वो खा बार काउंसिल में है या बार एसोसिएशन में, उन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया है। सबसे पहली सपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की, और उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, जबकि उनका ताल्लुक है आसमा जहांगीर ग्रुप से। और अब मुझे लग रहा है कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं वो वफात पा चुकी हैं, और अब उनका नजरिया भी मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है कि वो भी नजरिया भी अब वफात पा चुका है, और इसके बारे में भी मेरा ख्याल है कि अब ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से पहले मुलाकात की जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर मेंबर से। उन मुलाकातों के नतीजे में ही ये सारे का सारा खिचड़ी पकाई गई है कि रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए ताकि इस पे मट्टी डालो, मुकमुका करो, और इसमें झांकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि मामलात आगे न बढ़ सकें और हकायक सामने न आ सकें और बड़े बड़े जो हैं वो बच सकें। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, और इसीलिए जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं और फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसमें भी अभी तक उसके जो मिनट्स हैं वो फुल कोर्ट मीटिंग के सामने नहीं आ सके। जजेस की क्या राय थी वो सामने नहीं आ सकी। बहरहाल अब इसके आगे खबर अगली खबर जो है वो उससे भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं और अटॉर्नी जनरल मिल रहे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब के साथ पैगाम रसानी हो रही है काजी साहब की, और फिर शहबाज शरीफ साहब से बराह रास्त भी मुलाकात हो गई। और उससे पहले एक पार्लिमान में एक सेशन चल रहा था और कौमी असम्बली के पार्लियामेंट हाउस में, वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो गए थे, और कोई और ऑनरेबल जज नहीं गया, लेकिन वो गए, सियासी इज्तिमा में गए, और एक तरफ इसहाक डार साहब थे और एक तरफ जरदारी साहब थे, और वहां पे जाके बैठे और वहां पे जाके उन्होंने खुलकर ऑनरेबल जजेस को जो गालिम गलोच की जा रही थी साथी जजों पे, उन्होंने खुलकर वो सुनी और उधर बड़े महजूज हुए, और महजूज होने के बाद वहां पे कुछ मामलात कमिटमेंट करके आए थे, और उसका उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी खुश कर चुके हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की फांसी के बारे में फैसला दे के उन्होंने खुश कर दिया उनको भी कि मैं जनाब बिल्कुल आपका ही हूं, और उधर मियाँ साहब को भी खुश कर दिया है कि मैं आप ही का हूं। और इसीलिए अब जो एक बड़ा स्क्रिप्ट जो है वो उसके मुंदरजात सामने नजर आ रहे हैं कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी गई तो उस वक्त इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, और इलेक्शन की तारीख के लिए कोशिश की जा रही थी। तो इलेक्शन की तारीख के लिए जो आ रही थी नून लीग जो है वो तय कर रही थी, वो कर रही थी कि ये तारीख जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद की होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के आने की तारीख हुई, और उस वक्त तक ये सारा क्राइसिस चलता रहा, और उसमें हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी उसका पार्ट थी और उस स्क्रिप्ट का। इसीलिए उन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए, यहां तक के रास्ते में 9 मई भी हो गया,
اور اگر 9 مئی نہ ہوتا تو الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اور 9 مئی کے بعد پھر 14 مئی کا جو الیکشن وہ نہ ہو سکا، اور 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان صرف ایک آرڈر پاس کر سکی اور اس پہ امپلیمنٹ نہ کروا سکی، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو کچھ کیا گیا وہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے، جو ظلم ابھی تک جاری و ساری ہے۔ تو اس لیے اب جو خبر آ چکی ہے، اور وہ خبر آج بریک ہو گئی ہے، باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے دے دی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی جائے گی۔ یہ صرف قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جائے گی، بلکہ اور بھی ملازمتوں میں توسیع اگلے مرحلے میں آ جائے گی۔ اسی لیے کیونکہ یہ واحد معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جج کی ایج آف ریٹائرمنٹ اگر آپ نے بڑھانی ہے، یا چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، یا کسی جج کے عہدے کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور اسی لیے اب آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے، یعنی کہ ترمیم کی جائے گی۔ اور اب ذرا واپس آ جائیں کہ بلے کا نشان واپس کیوں لیا گیا۔ بلے کا نشان واپس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا، اور پشاور ہائی کورٹ اس میں ہسٹوریکل ججمنٹ دے چکی تھی، اور وکلا اس ججمنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتی تاریخ میں اگر وہ عدالتی کتابوں میں رہی وہ جو ججمنٹ ہے، تو اس سے بڑا سیاہ دھبا اور کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کی سپریم کورٹ کے دامن پر۔ اس لیے جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں نہیں بلکہ کسی گٹر میں پھینکنا چاہیے۔ وہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، جو کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لینا، لیکن قاضی صاحب نے وہ انتخابی نشان واپس لیا، اور اس انتخابی نشان واپس لینے کے بعد جو کھلواڑ کھیلا گیا الیکشن کے نتیجے میں، پوری دنیا میں پاکستان اور ان اتھارٹیز کا جو ہے وہ دامن داغدار ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں ان اتھارٹیز کے جنہوں نے الیکشن کروایا، جنہوں نے الیکشن چوری کیا، پوری دنیا میں ان کا دامن داغدار ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت بھی بدنام ہو رہی ہے، اور پاکستان کا پورا سسٹم وہ بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اسی لیے عالمی ذرائع ابلاغ نے مینڈیٹ تھیوز کا نام دیا تھا یہ جو کچھ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں مخصوص نشستیں۔ بلے کا نشان واپس لینے کے بعد الیکشن نتائج جو آئے، اس میں جو کچھ چوری کیا گیا وہ سامنے ہے۔ قاضی صاحب خاموش رہے، اور قاضی صاحب نہ صرف خاموش ہیں بلکہ انتہائی مجرمانہ قسم کی غفلت کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا قاضی صاحب خاموش رہے۔ تو یہ اس کا حصہ ہے اس سارے کھیل کا جو بڑا سکرپٹ ہے، اور اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچانے کے لیے، اور ان پہ جب کرپشن چارجز لگے تھے، اور وہ ساری کی ساری FBR کی رپورٹس بھی موجود ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو چارج نہیں کیا گیا تھا، اور ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ رپورٹ ابھی بھی FBR میں موجود ہے، اور جس پہ حکم آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس رپورٹ کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اس کے بعد اب انہیں 6 ججز ہیں، 6 ججز پہ بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی، اور یہ سارے کے سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سکرپٹ چل رہا ہے، اور یہ ایک مستقل طور پہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری ایک سیٹ اپ ہے جس کو آگے طول دیا جانا مقصود ہے۔ تو یہ ہیں جی معاملات، یہ ہیں خبریں، میں نے کہا آپ سے ساتھ شیئر کر لوں، اور قاضی صاحب کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔